नमस्ते। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम सिविल कोर्ट में किसी वसीयत यानी विल को चुनौती देने की प्रक्रिया को डिटेल में समझेंगे। असल में यह एक मास्टर क्लास होने वाली है उन 50 कानूनी आधारों पर जो कोर्ट में न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक वकील के तर्कश के सबसे जरूरी तीर हैं। बिना किसी देरी के इस जटिल कानूनी विषय की गहराई में चलते हैं। जरा इस संख्या 50 पर गौर कीजिए। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। अदालत में किसी वसीयत पर आपत्ति जताने के लिए एक या दो नहीं बल्कि पूरे 50 विशिष्ट कानूनी आधार मौजूद हैं। एक तरह से ये कानूनी पेशेवरों के लिए एक विशाल शस्त्रागार है और कोर्ट रूम में बिल्कुल सटीक वार करने के लिए इस शस्त्रागार को अच्छी तरह से डिकोड करना बेहद जरूरी है। तो इस प्रैक्टिशनर प्लेबुक में हम किन चीजों पर बात करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सिविल कोर्ट की प्रक्रियाएं, फिर आपत्ति दर्ज करने के चरण, क्षमता और सहमति से जुड़े आधार, निष्पादन यानी एग्जीक्यूशन और गवाहों की खामियां, वसीयत की सामग्री और संपत्ति की अनियमितताएं, और आखिर में इन सबके बीच एक अधिवक्ता का मूल कर्तव्य। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले पड़ाव से, सिविल कोर्ट की प्रक्रियाएं, जो कि इस कानूनी लड़ाई का असली मैदान है। जब हम इस कानूनी लड़ाई की बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो रास्ते नजर आते हैं। पहला विकल्प है प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की कार्यवाही के दौरान ही अपनी आपत्ति दर्ज करा देना, और दूसरा रास्ता है विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 34 के तहत वसीयत को शून्य घोषित करने के लिए एक स्वतंत्र सिविल मुकदमा दायर करना। एक कानूनी पेशेवर के रूप में परिस्थिति के हिसाब से सही रास्ते का चुनाव करना ही सबसे बड़ा गेम चेंजर होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर वसीयत को चुनौती देने का कानूनी अधिकार किसके पास है? सीधी सी बात है, जो भी व्यक्ति उस वसीयत से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। इसमें नामित लाभार्थी आते हैं, कानूनी उत्तराधिकारी आते हैं, या फिर कोई ऐसा करीबी रिश्तेदार जिसके कानूनी अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसे जानबूझकर वंचित रखा गया हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम आपत्ति दर्ज करने की इस 3 चरण वाली यात्रा को समझेंगे। ये पूरी प्रक्रिया 3 क्लियर स्टेप्स में चलती है। पहला स्टेप है विरोध पत्र यानी प्रोटेस्ट लेटर दाखिल करना। जैसे ही प्रोबेट शुरू हो, बिना किसी देरी के ये पत्र दर्ज होना चाहिए, जिसमें सभी कानूनी आधार बिल्कुल स्पष्ट हों। फिर आता है स्टेप 2, साक्ष्य प्रस्तुत करना। यहाँ दस्तावेजी और मौखिक सबूत अदालत के सामने रखे जाते हैं। और आखिर में स्टेप 3, अदालत की सख्त सुनवाई, जहाँ जुटाए गए उन्हीं आधारों पर गर्मागर्म बहस होती है। अब हम इन 50 आधारों की पहली सबसे बड़ी कैटेगरी पर आते हैं, जो कि वसीयतकर्ता की क्षमता और सहमति पर केंद्रित है। यहाँ पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यानी इंडियन सक्सेशन एक्ट की 2 प्रमुख धाराएं सबसे बड़ा हथियार बनती हैं। धारा 59 बिल्कुल स्पष्ट करती है कि वसीयत बनाने वाले का बालिग और स्वस्थ मस्तिष्क का होना एकदम अनिवार्य है। दूसरी तरफ धारा 61 तब तस्वीर में आती है जब वसीयत पर किसी धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या जबरदस्ती से हस्ताक्षर करवाए गए हों। ये दोनों ही सेक्शन बहुत सॉलिड ग्राउंड्स देते हैं। इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए वसीयतकर्ता किसी ऐसी गंभीर शारीरिक या मानसिक बीमारी से जूझ रहा था कि वो ये समझने में ही असमर्थ था कि संपत्ति का बंटवारा कैसे हो रहा है, तो ये अकेले ही उस वसीयत को सीधे तौर पर शून्य घोषित करवाने का एक बेहद मजबूत आधार बन जाता है। चलिए अब दूसरी कानूनी श्रेणी की तरफ चलते हैं। यहाँ हम एग्जीक्यूशन यानी वसीयत के निष्पादन और गवाहों से जुड़ी तकनीकी खामियों की बात करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 63 के तहत निष्पादन के नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। वसीयत में कम से कम 2 स्वतंत्र गवाहों का होना लाजमी है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट की धारा 67 और 68 सीधे उन मामलों पर प्रहार करती है जहां जाली हस्ताक्षर या संदेहास्पद अंगूठे के निशान दिखाई देते हैं, एक चूक और वसीयत अमान्य। कुछ और ऐसी नॉर्मल एग्जीक्यूशन मिस्टेक्स भी होती हैं जिन पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। सोचिए, क्या गवाह अयोग्य या विवादास्पद हैं? क्या पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत रजिस्ट्रेशन गायब है? या फिर क्या वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर किसी और ने किए हैं या गवाहों के साइन पूरी तरह से गायब हैं? कोर्ट में ये छोटी छोटी त्रुटियां एक फर्जी वसीयत के ताश के महल को पल भर में गिरा सकती हैं। अब रुख करते हैं तीसरी कानूनी श्रेणी का। यह हिस्सा वसीयत की सामग्री
और संपत्ति के बंटवारे में मौजूद अनियमितताओं पर फोकस करता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट की धारा 74 ऐसी वसीयतों को टारगेट करती है जिनकी भाषा बेहद अस्पष्ट है, या जहां संपत्ति का विवरण ही पूरी तरह से गायब है, या फिर शर्तें ऐसी हैं जो पूरी ही नहीं हो सकती। इसके साथ ही धारा 58 के तहत अत्यधिक असमान वितरण को चुनौती दी जा सकती है, जैसे बिना किसी स्पष्ट कारण के 2 बेटों को बेदखल करके सारी संपत्ति सिर्फ एक के नाम कर देना। ये सब साफ तौर पर खतरे की घंटी हैं। एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। संपत्ति तभी दी जाएगी जब लाभार्थी एक विशिष्ट धर्म अपनाएगा। ये एक बहुत ही असामान्य, तर्कहीन और पूरी तरह से अवैध शर्त का क्लासिक एग्जाम्पल है। भारतीय कानून के खिलाफ जाने वाली ऐसी अनोखी शर्तें कोर्ट में 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकती। संपत्ति से जुड़ी कुछ और बड़ी खामियों पर ध्यान देना भी बराबर जरूरी है। क्या वसीयतनामे में किसी ऐसी संपत्ति को बांटा गया है जिस पर वसीयतकर्ता का कोई मालिकाना हक ही नहीं था, या फिर वसीयतनामे में किसी ऐसी संपत्ति का जिक्र है जिसका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है, या हो सकता है वो पहले ही बेची जा चुकी हो। साथ ही कानूनी उत्तराधिकारियों के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स बिल्कुल रेड फ्लैग्स की तरह काम करते हैं। और आखिर में आते हैं हम अपने छठे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, एक अधिवक्ता का कर्तव्य, न्याय सुनिश्चित करना। देखिए, इन 50 कानूनी आधारों का उपयोग करके धोखाधड़ी को रोकना एक लीगल प्रोफेशनल की सबसे बड़ी पेशेवर जिम्मेदारी है। जो परिवार धोखे का शिकार हुए हैं, उन्हें इन फर्जी वसीयतों के जाल से बाहर निकालना और उनके लिए सच सामने लाना ही एक सच्चे अधिवक्ता का अंतिम लक्ष्य होता है। तो इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद एक बड़ा सवाल बनता है, जब किसी चेंबर में कोई नया मुवक्किल किसी वसीयत का विवाद लेकर मदद मांगने आएगा, तो आज चर्चा किए गए इन 50 कानूनी हथियारों में से कौन सा आधार उसके लिए न्याय की चाबी बनेगा? इस जानकारी का सही इस्तेमाल ही ये तय करेगा कि कोई भी फर्जीवाड़ा न्याय की आंखों में धूल न झोंक सके। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।